गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, हमने पिछली क्लास में किसी लूप पर लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना तो पढ़ लिया था, लेकिन अब इसी टॉपिक में कुछ बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको एक बार देख लेना। ये जैसे हमको दे रखा है कि एम मास और प्लस क्यू चार्ज का कोई पार्टिकल है जो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में v की कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, और हमको पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से रिवॉल्व करे तो फिर वो एक पार्टिकल नहीं बल्कि एक लूप के टाइप से काम करता है। तो एक तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है। दूसरा, सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। और फिर हमको देखना है कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच जादुई रेशो क्या होगा वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि छोटा सा पॉइंट चार्ज तो है लेकिन बहुत तेजी से घूम रहा है, तो अब ये पॉइंट चार्ज के टाइप से नहीं बल्कि एक लूप के टाइप से काम करेगा। और इसमें नॉर्मल तो नहीं लेकिन एक इक्विवेलेंट करंट जरूर होगी। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि कभी भी कोई चार्ज घूम रहा हो तो इक्विवेलेंट करंट का बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय टी। जहाँ Q तो इस पार्टिकल का चार्ज और T इसके रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड। तो बताओ, एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। अपन इसकी कांस्टेंट स्पीड v है, तो इसका टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, 2 पाई आर बाय v। बस इस बार इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी, सिंपली Q ओपन टी। इसको सॉल्व करेंगे तो QV ओपन 2 पाई आर, ये इक्विवेलेंट करंट हो गई। और बताओ, इक्विवेलेंट करंट हो गई मतलब ये रिवॉल्व कर रहा चार्ज एक है ना, जो रिवॉल्व कर रहा चार्ज है वो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के टाइप से काम करेगा। तो बाकी लूप के सिमिलर इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, NIA। बस I की जगह I इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो N तो 1 क्योंकि एक ही चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। I इक्विवेलेंट वो निकाल चुके हैं कि इस बार I इक्विवेलेंट कितना है, QV ओपन 2 पाई आर। और A क्या होगा, इसकी ऑर्बिट से एनक्लोज एरिया, है ना। तो इसकी ऑर्बिट से एनक्लोज एरिया कितना होगा, πr²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, तो QV r/2 इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। वैसे इतना ही काफी है, लेकिन इम्प्रेस करना हो तो उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो कि बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो इक्विवेलेंट करंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जिसको इंसानी शब्दों में तो एंटी क्लॉकवाइज ही बोलेंगे, लेकिन किताबी शब्दों में देखना है तो राइट हैंड रूल का यूज करेंगे कि बताओ, इक्विवेलेंट करंट की डायरेक्शन में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा बाहर की ओर आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, डॉट डायरेक्शन में होगी। या इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, केक है, लेकिन हमको तो वैल्यू से मतलब है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो QV r/2 हो गया। अब देखो, दूसरी चीज हमको देखनी है कि सेंटर के अबाउट इस घूम रहे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि इस बार तो छोटा सा पार्टिकल घूम रहा है, और छोटा सा पार्टिकल घूम रहा हो तब तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, सिंपली mv/r sin थीटा। तो m v इसकी वेलोसिटी, r इसकी सेंटर से डिस्टेंस, और sin थीटा तो थीटा होगा इसकी वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल, मिलाने वाली लाइन हमेशा रेडियल। तो वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 90 डिग्री, साइन 91। तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो सिंपली mvr ही होगा। यही बेस्ट है, लेकिन कोई डेढ़ बुद्धि हो तो ये भी लिख सकता है कि सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा भी यूज कर सकता है, जहाँ आई सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा पार्टिकल है इससे mr², और ओमेगा कितना होगा, v/r, उससे भी mvr। लेकिन यहाँ आई ओमेगा को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पार्ट बहुत छोटा सा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम सिंपली mvr। बस मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया, एंगुलर मोमेंटम भी आ गया। तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशो देखना है। तो मैग्नेटिक मोमेंटम तो क्या बोल गया, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट तो QVr/2 अपन एंगुलर मोमेंटम mvr, डिवाइड करेंगे तो vr कैंसिल, तो
मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशो Q/2m आ गया। और आगे तुम देखोगे ना, आगे तुम देखोगे केवल पॉइंट चार्ज ही नहीं, कभी भी कोई यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट हो, चाहे रिंग, डिस्क, स्फीयर कोई भी रिवॉल्व करा हो, हर किसी के मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशो हमेशा Q/2m ही आएगा। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो जादुई रेशो होता है उसको गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हैं, जो हमेशा Q/2m उतना ही आएगा। तो बच्चों इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका मास m, चार्ज प्लस q, रेडियस r, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब जो भी चार्ज है इसकी पूरी पेरिफेरी पर बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग को इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से बहुत तेजी से घुमाते हैं। तो यहाँ भी पूछा है कि इस घूमती रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, और फिर वही मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशो क्या होगा वो देख स्टार्ट करते हैं ना। तो हमको दे रखा है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसको सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बहुत तेजी से घुमा रहे हैं ना। तो हमको होता है कि चार्ज रिंग को उनको होता है कि चार्ज रिंग को बहुत तेजी से घुमाएंगे तो चार्ज भी घूमेगा, मतलब एक टाइप से चार्ज मूव करेगा, चार्ज फ्लो होगा। तो इस बार भी कोई नॉर्मल करंट तो नहीं, लेकिन एक इक्विवेलेंट करंट जरूर होगी। और मैंने अभी तुमको है ना पहले ही तुमको बताया था कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो या किसी रिंग को घुमा रहे हो तो इक्विवेलेंट करंट का बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। तो Q तो इस रिंग का चार्ज और T इसके रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड। तो उसको ओमेगा की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/ओमेगा। तो सॉल्व करेंगे तो Q/2 पाई। ये इक्विवेलेंट करंट आ गई। तो बस इक्विवेलेंट करंट आ गई में तो बोल सकते हैं कि घूमती हुई रिंग एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के टाइप से काम करेगी। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, सिंपली Ni है, बस I की जगह I इक्विवेलेंट, तो N तो 1 क्योंकि एक ही वाइंडिंग है। I इक्विवेलेंट तो I इक्विवेलेंट Q/2 पाई इंटू A क्या होगा, इस लूप के अंदर का एनक्लोज एरिया होता, लूप के अंदर का एनक्लोज एरिया कितना होगा, πr², पाई से पाई कैंसल। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, Q⍵r²/2। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। डायरेक्शन खुद ही देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमको वैल्यू से मतलब है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम देखना है हमको, है ना, वही सेंट्रल एक्सिस मतलब इसके खुद के एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो हमको पता है कि पहले तो छोटा सा पार्टिकल था, लेकिन इस बार बड़ी सी रिंग घूम रही है। और ये रिजिड बॉडी में पढ़ा होगा कि कभी भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट घूम रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr की जगह I इंटू ओमेगा यूज करेंगे। तो I तो रिंग का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम mr² इंटू ओमेगा, इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, वो समझ सकते हो बस। अब मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो देखना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो Q⍵r²/2 अपन एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा। सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो Q/2m। तो इस बार भी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशो पहले भी Q/2m आया था और अभी भी इनका जादुई रेशो Q/2m आ गया। तो अब दो बार बेवकूफी की, अब तीसरी बार नहीं करेंगे, है ना, दो बार कर चुके हैं ना। तीसरी बार बेवकूफी नहीं करेंगे। अब इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चार्ज हो, ध्यान रखना कि कभी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चार्ज हो और वो घूम रहा हो तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशियो हमेशा Q/2m ही आएगा। इसीलिए इसको जादुई रेशियो बोला है। लेकिन याद रखना ये जुगाड़ तभी काम करेगा जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चार्ज हो, जैसे कोई चार्ज रॉड हो, है ना, उसको भी इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमा रहे हो तो इसके भी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशो Q/2m ही होगा। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूँ कि तभी वैलिड है जब रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज हो, तभी वैलिड है। बाकी ध्यान रखना कि रॉड अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो फिर ये जुगाड़ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो लास्ट बार बोल रहा हूँ इसको,
रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। तुमको पता होगा कि हर चैप्टर में एक-एक जादुई फ़ॉर्मूले बताता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर का जादुई फ़ॉर्मूला ये वाला है। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि रिंग, डिस्क, स्फीयर, रॉड कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो अगर यूनिफ़ॉर्मली चार्ज हो और उसको घुमा रहे हो, तो उस केस में उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशियो हमेशा Q/2m ही आएगा। आगे इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब बार-बार ऑपरेशन नहीं करेंगे। चलो बच्चों, इसी पे बेस एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस बार हमको दे रखा है कि कोई यूनिफ़ॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है। चलो इसका मास m मान लेते हैं, इसका चार्ज q, रेडियस r और यूनिफ़ॉर्मली चार्ज है, मतलब जो भी चार्ज है इसकी सरफेस पर यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस रिंग को सेंट्रल एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से बहुत तेजी से घुमा रहे हैं। बस हमको पूछा है ना, कोई लड्डू टाइप से परोस करके नहीं, डायरेक्ट पूछा है कि इस घूमती हुई डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, हिंदी में चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, वो देखना है। तो इजीली कर सकते हैं ना। तो एक मूर्ख होगा तो वो तो इंटीग्रेशन से करेगा कि जो भी डिस्क है इसको पतली-पतली रिंग में बाँटेगा। एक पतली रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट एन आई इक्विवेलेंट ए, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट उसका इंटीग्रेशन तो श्रद्धा हो तो कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तुम खुद बताओ कि भले ही डिस्क है लेकिन बिल्कुल यूनिफ़ॉर्मली चार्ज्ड है ना? तो भले ही डिस्क है लेकिन बिल्कुल यूनिफ़ॉर्मली चार्ज्ड है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसके भी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशियो कितना होगा, Q/2m। मैंने बताया था ना कि कोई रिंग घूम रही हो, डिस्क घूम रही हो, स्फीयर घूम रहा हो या कोई सिलेंडर घूम रहा हो, बस यूनिफ़ॉर्मली चार्ज्ड हो, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशियो सिंपली Q/2m होता है। तो बस एंगुलर मोमेंटम L को उधर ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, Q/2m इंटू L, जहाँ L क्या होगा, इस डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, और हमको पता है डिस्क जैसा बड़ा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा, जहाँ ये डिस्क सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो I डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमको पता है कि डिस्क का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। बस मैग्नेटिक मोमेंट Q/2m और L को क्या लिख सकते हैं, mr²/2 इंटू ओमेगा, m से m कैंसल हो जाएगा, है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q ओमेगा r²/2, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना आ गया। लेकिन फिर से वार्न कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशियो Q/2m यूज़ किया है तभी वैलिड है जब डिस्क यूनिफ़ॉर्मली चार्ज्ड हो। अगर डिस्क नॉन यूनिफ़ॉर्मली चार्ज्ड हो तो फिर ये जुगाड़ काम नहीं करेगा। चलो बच्चों, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ले रहा हूँ। तो देखो, इस बार भी वो यूनिफ़ॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है, लेकिन इस बार ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट नहीं बल्कि अपने डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट घूम रही है। दिख रहा है ना? सेम वही केस है, लेकिन इस बार डिस्क सेंट्रल एक्सिस के अबाउट नहीं अपने डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घूम रही है, मतलब हिंदी में अपने व्यास वाले अक्ष पे घूम रही है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है। इजीली कर सकते हैं। तो हमको पता है कि भले ही डायमीटर वाला एक्सिस के अबाउट घूम रही हो लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस बार भी इसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के जादुई रेशियो Q/2m ही होगा। L को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इस बार भी मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू Q/2m इंटू L, जहाँ L इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमको पता है कि डिस्क बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू ओमेगा, लेकिन इस बार I इस डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिजिड बॉडी में पढ़ा होगा कि डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट तो mr²/2 होता है, लेकिन डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आधा होता है, मतलब mr²/4 होता है। बस इस बार डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम mr²/4 इंटू ओमेगा। तो ये सॉल्व करेंगे, m से m कैंसल, तो Q ओमेगा r²/8 ये आ गया, है ना? और ये समझते हो तुम कि हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी जो घूमती हुई डिस्क है वो एक करंट कैरिंग
लूप के टाइप से काम करेगी, है ना? इस टाइप के लूप के टाइप से। तो ये भी घूमती हुई डिस्क है, वो भी एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगी जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। अब कई बार पूछता है कि डिस्क को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो इस पर टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है, तो बस बताओ ना। साक्षात डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आ गया, सॉरी क्या बोल गया, साक्षात डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट आ गया तो अगर टॉर्क पूछे तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे, सिंपली mb sin थीटा, और पोटेंशियल जी पूछे तो क्या लगा देंगे, सिंपली माइनस mb cos थीटा। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया तो उसके बाद इस पर लगने वाला टॉर्क और वो सब भी हम इजीली निकाल सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसका चार्ज q, मास m, रेडियस r, और सॉलिड स्फीयर है मतलब जो भी चार्ज है इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस सॉलिड स्फीयर को भी इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे हैं। तो हमको होता है कि चार्ज स्फीयर को घुमाएंगे तो चार्ज भी ऐसे घूमेगा ना, सही है ना? ये पूरे पूरे चार्ज स्फीयर को घुमाएंगे तो चार्ज भी इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये भी जो घूमता हुआ स्फीयर है वह करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा। तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो हमको देखना है। ठीक है, तो इजीली कर सकते हैं ना। यहाँ भी इंटीग्रेशन वो सब की जरूरत नहीं है। तुम खुद बताओ कि इस बार भी लक के लिए बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज है ना? भले सॉलिड स्फीयर है लेकिन बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस बार भी इसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशियो q बाय 2m ही होगा। बस L को उधर ट्रांसफर करें तो मैग्नेटिक मोमेंट q बाय 2m इंटू एल, जहाँ L इसका इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो हमको पता है स्फीयर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसका इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सिंपली I इंटू ओमेगा, जहाँ I इस सॉलिड स्फीयर का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बाय 5 mr स्क्वायर। बस मैग्नेटिक मोमेंट q बाय 2m इंटू एल की जगह 2 बाय 5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, m से m कैंसल तो q ओमेगा r स्क्वायर बाय 5 ये आ गया। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, मतलब घूमता हुआ जो स्फीयर है वो ऐसे करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा जिसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट q ओमेगा r स्क्वायर बाय 5 होगा। लेकिन फिर से वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशियो q बाय 2 है। इसलिए लगा पाए क्योंकि ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज था। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होता तब हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ता। एनीवे मैग्नेटिक मोमेंट इतना आ गया, और डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देख सकते हो कि स्फीयर जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा ऊपर की ओर आएगा, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सियली ऊपर की ओर होगा। तो कई बार पूछता है कि इस घूमते हुए स्फीयर पर हमने कोई ऐसा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है बी का, तो बस इस इंस्टेंट पर इस पर लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा वो पूछता है। बस आराम से बताओ कि ये घूमता हुआ स्फीयर एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा ना। तो लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर मैग्नेटिक टॉर्क कितना लगेगा, सिंपली mb sin थीटा, जहाँ थीटा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एंगल इस बार कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो साइन 91 हो गया। और इसकी डायरेक्शन और m की वैल्यू ये रख देंगे, और इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं। बताओ टॉर्क की डायरेक्शन m वेक्टर से b वेक्टर की ओर घुमाने वाली मतलब ऐसी होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस टॉर्क के कारण स्फीयर, सॉरी क्लॉकवाइज होगी। इस टॉर्क के कारण स्फीयर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। ये सारी चीजें इजीली कर सकते हो तुम। देखो बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई हाइड्रोजन एटम है जिसमें न्यूक्लियस फिक्स है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ध्यान रखना कि पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी को बोर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं। तो बस हमको बोर्स मैग्नेटॉन का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, मतलब हमको देखना है कि
पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम है जिसपे न्यूक्लियस तो फिक्स है। ये तो हाइड्रोजन एटम है जिसपे न्यूक्लियस तो फिक्स है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, पर चलो पहले जनरल केस लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी nवे ऑर्बिट में nवे एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों आपस में रिलेटेड है ना। अपने अनपढ़ों के शब्दों में ऐसा याद रख सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम भाई हैं जो कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। दोनों भाई हैं। बस मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, मतलब इनडायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पूछा है। और ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। वैसे फिजिक्स में ही पढ़ोगे लेकिन केमिस्ट्री में सुना होगा कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अगर nवे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है nh/2 पाई। इसी को बोर्स क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो तुम लोगों ने सुन रखा होगा कि बोर्स क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन nवे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई होता है। बस मैग्नेट एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखना है तो अभी देख चुके हैं कि बताओ इसके भी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशियो Q/2m होगा। एल को उधर ट्रांसफर करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट Q/2m इंटू एल, जहाँ एल क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और बोर्स क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम तो सिंपली nh/2 पाई। उसके बाद क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि ई होता है और एम इलेक्ट्रॉन का मास जिसको एम ही बोल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लोगे ना। सॉल्व करोगे तो nवे ऑर्बिट में रिवॉल्व करे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट n इंटू ई एच ओपन 4 पाई एम ही ये आएगा। तो ये तो nवे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आ गया। लेकिन अब हमको देखना है कि ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 में रिवॉल्व करे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट देखना है। तो उसके लिए बताओ n की जगह 1 रख देंगे। बस n की जगह 1 रख देंगे तो पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट EH/4 पाई m ही आएगा। और है ना, मैंने अभी बताया था कि पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसी को बोर्स मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। तो बोर्स मैग्नेट्रॉन का एक्सप्रेशन ये आ गया। चलो बच्चों इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इस बार हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्मली चार्ज पतली सी रॉड है जिसका मास m, लेंथ l, चार्ज प्लस q और यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब जो भी चार्ज है इसके लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब रॉड को हम सिरे पर हिंज कर देते हैं और इस सिरे वाले एक्सिस की अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से बहुत तेजी से घुमाते हैं। तो हमको पता है कि पूरी चार्ज रॉड को घुमाएंगे तो रॉड का हर एक चार्ज भी ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और हर एक चार्ज बहुत तेजी से घूमेगा तो फिर वो चार्ज नहीं बल्कि करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि रॉड के जितने भी घूमते हुए चार्जेस हैं सब कांस्टेंट एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेंगे। बस इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है। तो कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लकीली ये जो रॉड है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। और मैंने तुमको चमका के बताया था कि कभी भी कोई यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट घूम रहा हो तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशो Q/2m होता है। बस L को उधर ट्रांसफर करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू Q/2m इंटू एल, जहाँ L रॉड का इस सिरे के अबाउट एंगुलर मोमेंटम और हमको होता है कि बड़ी सी रॉड है जो घूम रही है तो उसका सिरे के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिंपली I इंटू ओमेगा, जहाँ I इस रॉड का सिरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमको पता है कि पतली सी रॉड है तो इसका सिरे वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। m से m कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस घूमती रॉड का मैग्नेटिक मोमेंट Q⍵L²/6। इम्प्रेस करना हो तो डायरेक्शन ही बताते हैं। तो बताओ कि पूरी पूरी रॉड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो रॉड के जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होंगे। तो हर एक एलिमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन के करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेंगे।
तो हर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, तो इस पूरी घूमती रॉड का भी मैग्नेटिक मोमेंट क्लॉकवाइज ही होगा। अब अच्छे ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने जितने भी केस थे उसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चार्ज था, इससे मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशो q/2mm अपने लग गया था। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो तब फिर ये जादुई रेशो काम नहीं करेगा, तब तो हमको इंटीग्रेशन से करना ही पड़ेगा। तो बच्चों देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कि वही कोई पतली सी रॉड है जिसका मास m, लेंथ l, है ना? देखो इसमें मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस रॉड का जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमको दे रखा है कि इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो इस एक्सिस से डिस्टेंस x से चेंज कर रही है। और हमको दे रखा है कि लैम्ब्डा इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर के टाइप से चेंज कर रही है, मतलब इधर चार्ज डेंसिटी कम है और इधर ज़्यादा है। अब इस रॉड को भी सिरे वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। तो हमको देखना है कि इस घूमती रॉड का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है। तो पिछले केस में यूनिफॉर्म रॉड थी, इससे मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशो q/2m यूज़ कर लिया था, लेकिन इस बार नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। तो इस बार ये जादुई रेशो काम नहीं करेगा, इस बार तो हमको इंटीग्रेशन से करना ही पड़ेगा, है ना? तो कर सकते हैं ना इज़िली, वही करेंगे कि पूरी रॉड को छोटे-छोटे एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं, और इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज dq वैसे तो इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज हम मुँह ज़ुबानी निकाल सकते हैं। है ना? तुम बताओ कि हाँ, इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ अल्फा एक्स स्क्वायर है। तो बताओ dx इतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा, अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ यूनिटी मेथड लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ अल्फा एक्स स्क्वायर है, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू dx, है ना? बस आराम से बताओ कि x डिस्टेंस पर जो छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, तो आराम से बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज dq है, और ये छोटा सा एलिमेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये भी जो घूमता हुआ एलिमेंट है वो एक करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा, जिसमें इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी, q/t की जगह dq/t। ये एलिमेंट भी घूम रहा है ना और घूम रहा है, इससे I इक्विवेलेंट का बेस्ट फॉर्मूला q/t। तो जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी, q/t की जगह dq/t। dq तो छोटे से एलिमेंट का चार्ज अल्फा एक्स स्क्वायर dx अपन t इसके रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड। तो बताओ यूनिफॉर्मली घूम रही है तो रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। तो अल्फा ओमेगा एक्स स्क्वायर dx अपन 2 पाई ये छोटे से एलिमेंट का I इक्विवेलेंट आ गया। बस I इक्विवेलेंट आ गया, तो छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, Ni है। तो n तो 1, उसके बाद I इक्विवेलेंट तो हम देख चुके हैं कि I इक्विवेलेंट छोटे से एलिमेंट की इक्विवेलेंट करंट ये अल्फा ओमेगा एक्स स्क्वायर dx बाय 2 पाई। और सबसे मेन चीज़ है इसमें A, तो मैंने पहले ही बताया था कि होता है जो घूमता हुआ एलिमेंट है करंट कैरिंग लूप के टाइप से काम करेगा। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट में A क्या होगा, इस लूप से एनक्लोज एरिया मत तो इसकी ऑर्बिट से एनक्लोज एरिया पाई r स्क्वायर की जगह पाई x स्क्वायर। तो छोटे सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसल, तो छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट अल्फा ओमेगा बाय 2 इंटू एक्स की पावर 4 dx। तो ऐसे ही जितने भी एलिमेंट है सब कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप के टाइप से काम करेंगे, तो इनका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इसका इंटीग्रेशन, है ना? ये कांस्टेंट है बाहर और लिमिट x यहाँ से मेजर करें तो सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू 0, और लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू l। तो रॉड कहाँ से कहाँ तक फैली हुई, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l। बस अल्फा ओमेगा बाय 2 तो कांस्टेंट है बाहर, x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन x की पावर 5 बाय 5, अपर लिमिट पे x की जगह l रखेंगे तो l की पावर 5 बाय 5 माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मैग्नेटिक मोमेंट इतना आ गया। तो बस अब शायद तुमको पता चल गया होगा
कि जितने भी क्वेश्चन किए उसमें अगर यूनिफ़ॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो, तब तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जादुई रेशो Q/2 हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई नॉन यूनिफ़ॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट घूम रहा हो, तब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। और समझ गए होंगे कि घूमती रॉड का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, तो बस अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें और पूछे कि इस पर मैग्नेटिक टॉर्क कितना लगेगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक टॉर्क कितना लगेगा, सिंपली mb sin थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसकी पोटेंशियल जी पूछे तो माइनस mb cos थीटा। तो ये सारी चीजें तुम इजीली कर सकते हैं। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड में तो अभी तक हमने केवल करंट कैरिंग वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकलना देखा था, लेकिन हमको ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर से तो प्रोड्यूस हो ही सकता है, लेकिन साथ में किसी परमानेंट मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। बस अब हम परमानेंट मैग्नेट को स्टडी करते हैं, मतलब किसी परमानेंट मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा वो देखते हैं। और हम अच्छे ध्यान था कि जो परमानेंट मैग्नेट वाला पार्ट है वो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर है, इसलिए हम परमानेंट मैग्नेट वाला जो पार्ट है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो दोनों के रिजल्ट साथ में याद हो जाएंगे। तो बस इधर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिजल्ट लिखते हैं और उसी के सिमिलर इधर हम परमानेंट मैग्नेट के भी रिजल्ट बना सकते हैं। फिर तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने पढ़ा होगा कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस दो दो टाइप के होते हैं, वैसे ही परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल। और एक और चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम चार्ज क्यू करता है, परमानेंट मैग्नेट में वही काम पोल स्ट्रेंथ एम करता है ना। बिल्कुल कूटनीतिक शब्दों में बोल सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के कारण रुके हुए चार्जेस पर फोर्स लगता है उसको तो चार्ज क्यू बोलते हैं, और जिस प्रॉपर्टी के कारण मैग्नेट के पोल्स के बीच मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसको पोल स्ट्रेंथ एम बोलते हैं। बस सिंपल शब्दों में ही ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम चार्ज क्यू करता है, परमानेंट मैग्नेट में वही काम पोल स्ट्रेंथ एम करता है ना। अच्छे ध्यान रखना कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है ना, ध्यान रखना कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो पॉजिटिव चार्ज के टाइप से काम करता है, इसलिए इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम लेते हैं। और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होता है, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम लेते हैं। तो बच्चों तुमको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हमने दो छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ा था। वैसे हम दो छोटे-छोटे मैग्नेट के पोल के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं। चलो पहले हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन पढ़ी थी। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि दोनों चार्जेस सेम साइन के हों, तब तो इनके बीच फोर्स रिपल्शन मतलब दूर भगाने वाला लगता है। और दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हों, तो इनके बीच जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन मतलब पास बुलाने में लगता है। तो वैसे ही मैग्नेट के पोल के बीच भी फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होती है कि दोनों अगर सेम टाइप के पोल हों, तो दोनों के बीच रिपल्शन मतलब दूर भगाने वाला फोर्स, और अपोजिट साइन के पोल्स हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलो पहले मान लेते हैं कि दोनों सेम टाइप के पोल है, मतलब ये भी कोई नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। दोनों नॉर्थ पोल है तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगी ना। हम बोल सकते हैं कि सेम साइन के चार्जेस के बीच फोर्स रिपल्शन, वैसे ही दोनों पोल भी सेम टाइप के हों तो इनके बीच फोर्स रिपल्सिव मतलब दूर भगाने लगता है। और चलो अगले केस में मान लेते हैं कि दोनों अपोजिट पोल हैं। एक नॉर्थ पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, और एक साउथ पोल है इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। तो अपोजिट टाइप के पोल होंगे तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन मतलब पास बुलाने लगेगा। और डायरेक्ट ध्यान रखना कि सेम साइन के चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट साइन के चार्ज अटैक करते हैं, जैसे पोल में भी होता है कि सेम साइन के पोल हो तो वो रिपेल करेंगे और अपोजिट साइन के पोल हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये तो हमने फोर्स की डायरेक्शन देख ली, अब फोर्स की वैल्यू देखते हैं। चलो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। तो चलो मान लेते हैं कि Q1 Q2 के दो छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस हैं। तो हमको अच्छे पता है
कि अगर 2 छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस हों, तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सिंपली K Q N Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, जहाँ K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, जहाँ K को खोल करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने 2 छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, वैसे ही यहाँ हम देखते हैं कि 2 मैग्नेट के छोटे-छोटे पोल के बीच मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो देखते हैं, है ना? तो चलो मान लेते हैं कि मैग्नेट के 2 छोटे-छोटे पोल्स हैं, है ना? मान लेते हैं कि मैग्नेट के 2 छोटे-छोटे पोल्स हैं मतलब 2 छोटे-छोटे ध्रुव हैं। चलो इस पोल की पोल स्ट्रेंथ M1 मान लेते हैं, इसकी पोल स्ट्रेंथ M2 और दोनों के बीच डिस्टेंस R है ना? तो हमको पता है कि सेम साइन के है ना, सेम टाइप के पोल हैं तो रिपेल करेंगे। ऑब्वियसली अपोजिट साइन के तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमको छोटे पोल के बीच मैग्नेटिक फोर्स देखना है तो कंपैरेटिवली याद रखना कि छोटे पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q N Q2 upon R स्क्वायर। वैसे ही मैग्नेट के 2 छोटे-छोटे पोल्स हों, तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स K Q N Q2 upon R स्क्वायर के सिमिलर Km M1 M2 upon R स्क्वायर, है ना? Q1 Q2 की जगह क्या आएगा? इनके पोल स्ट्रेंथ M1 M2 और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K की जगह मैग्नेटिक कांस्टेंट Km आ जाएगा, है ना? जहाँ हमको ये भी पता है कि उधर K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था और इधर Km मैग्नेटिक कांस्टेंट है ना? और ये पता है कि जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K को खोल करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक कांस्टेंट Km को खोल करके हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते हैं जिसकी इकट्ठी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। ठीक है ना? तो यही बोल रहा हूँ कंपैरेटिवली याद रखना कि 2 छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q N Q2 upon R स्क्वायर। वैसे ही मैग्नेट के 2 छोटे-छोटे पोल के बीच मैग्नेटिक फोर्स K की जगह Km, Q1 Q2 की जगह M1 M2 अपॉन R स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना? इससे वैल्यू निकालेंगे और डायरेक्शन को अलग से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अगली चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था जिसको E से रिप्रेजेंट करते थे। वैसे ही परमानेंट मैग्नेट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को भी देख सकते हैं जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बताया था ना? तो बस कंपैरेटिवली बोल सकते हैं ना? कंपैरेटिवली बोल सकते हैं कि यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वैसे ही यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड की किताबी डेफिनेशन ये होती है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये डेफिनेशन मैंने शुरू में छुपा के रखी थी। याद होगा मैग्नेटिक फील्ड में मैंने बोला था, है ना? उस टाइम पे हमको पोल स्ट्रेंथ तो नहीं पता था, इससे छुपा के रखी थी लेकिन अब राइट टाइम है, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली याद रखना कि यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोलते हैं। वैसे ही यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड बी बोलते हैं। उसके बाद है ना, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये भी पढ़ा था कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस क्यू चार्ज हो तब तो उस पर फोर्स F इक्वल टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो इस पर भी फोर्स F इक्वल टू क्यू लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। यही चीज मैग्नेटिक फील्ड में भी देख सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं बी का मैग्नेटिक फील्ड है और बताओ बी के मैग्नेटिक फील्ड में कोई नॉर्थ पोल हो, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम होती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि बी मैग्नेटिक फील्ड में प्लस एम वाला कोई नॉर्थ पोल हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू क्यू के सिमिलर एम बी। क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ एम और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जगह मैग्नेटिक फील्ड बी। ध्यान था कि बी मैग्नेटिक फील्ड में कोई नॉर्थ पोल हो तो उस पर फोर्स F इक्वल टू क्यू के सिमिलर एम बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में माइनस एम वाला कोई साउथ पोल हो तो उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो एम इंटू बी होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट
ये भी रिजल्ट सिमिलर है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज हो तो उस पर फोर्स क्यू ई, जैसे बी मैग्नेटिक फील्ड में एम का कोई पोल हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्यू ई के सिमिलर एम इंटू बी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हमने छोटे-छोटे पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो वैसे ही यहाँ हम छोटे-छोटे मैग्नेट के पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि प्लस क्यू का कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाने वाला होता है और वैल्यू के क्यू ओपन आर स्क्वायर, और माइनस क्यू का कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली पास बुलाने वाला होता है और वैल्यू के क्यू ओपन आर स्क्वायर ही होती है। वैसे ही हम मैग्नेट के छोटे-छोटे पोल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। चलो पहले मान लेते हैं कोई नॉर्थ पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है, तो हमको पता है कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज के टाइप से काम करता है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड दूर भगाने वाला होगा और वैल्यू कितनी होगी, के की जगह के एम, क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ एम ओपन आर स्क्वायर, और अगर साउथ पोल हो जिसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम हो तो छोटे से साउथ पोल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो के एम एम ओपन आर स्क्वायर ही होगी, लेकिन डायरेक्शन पास बुलाने वाली। देखो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ा था, तो वैसे ही परमानेंट मैग्नेट पे हम मैग्नेटिक डाइपोल इसको देखते हैं। तो वैसे नाम से ही क्लियर है कि जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो जोड़ा होता है उसको इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोलते थे, वैसे ही नॉर्थ और साउथ पोल का जो जोड़ा है उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे या प्रैक्टिकल शब्दों में परमानेंट मैग्नेट बोलेंगे। चलो एक बार इलेक्ट्रिकल डाइपोल देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो जोड़ा होता है उसको इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोलते हैं। यही बताया था कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की ओर डिफाइंड होता है और इसका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट कितना होता है, चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। ये तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट या P इक्वल टू Q इनटू L होता है। ये पढ़ चुके हैं। बस जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ा वैसे ही परमानेंट मैग्नेट में हम मैग्नेटिक डाइपोल को भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों चलो मान लेते हैं कि इस बार कोई परमानेंट मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। कहने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ माइनस एम लेते हैं ना, तो बस जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू के जोड़े को इलेक्ट्रिकल डाइपोल, वैसे ही जो परमानेंट मैग्नेट होता है जो नॉर्थ और साउथ का जो जोड़ा होता है उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। अब देखो जैसे उधर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट डिफाइंड था वैसे इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी डिफाइंड होगा ना, तो बोल सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लोगों ने माइनस से प्लस की ओर डिफाइन कर रखी थी, वैसे ही इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस एम से प्लस एम की ओर होती है, मतलब साउथ से नॉर्थ पोल की ओर डिफाइंड होती है। और जैसे किसी डाइपोल का इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस एल होता है, वैसे ही किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच की डिस्टेंस एल होता है। बस इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट Q इंटू एल, और वैसे ही किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट Q की जगह पोल स्ट्रेंथ M इंटू इनके बीच डिस्टेंस L। बस इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट को P और किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट Q इंटू एल वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ M इंटू एल हो गया, है ना? देखो इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलो L को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बताओ L को उधर ट्रांसफर करेंगे तो M या पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपन मैग्नेट की लेंथ L, तो इससे हम पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन भी कर सकते हैं। देखो शुरू में तो हम पोल स्ट्रेंथ को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाए थे, बस मैंने बिल्कुल कूटनीतिक शब्दों में बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम चार्ज करता है परमानेंट मैग्नेट में वही काम पोल स्ट्रेंथ M करता है, लेकिन अब हम बिल्कुल किताबी शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ होता है उसी को पोल स्ट्रेंथ M बोलते हैं। ये सब कर लिया। अब अच्छे ध्यान रखना कि परमानेंट मैग्नेट वाले पार्ट में
मैग्नेटिक डायपोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी अपने क्वेश्चन आते हैं वो मैग्नेटिक डायपोल से आते हैं। तुमको बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई सिंगल चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, पढ़ा था ना? तुमको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई सिंगल चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन कोई अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए अभी तक हमने जो सिंगल पोल की बात की थी, उसका कोई प्रैक्टिकल महत्व नहीं है ना? मैग्नेट में जो मैग्नेटिक डायपोल होता है उसी का प्रैक्टिकल महत्व है, तो याद रखना कि कोई सिंगल चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन कोई अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जो भी पोल होते हैं वो तो नॉर्थ और साउथ के जोड़े की फॉर्म में होते हैं, मतलब मैग्नेटिक डायपोल की फॉर्म में होते हैं। इससे याद रखना कि परमानेंट मैग्नेट में जो सिंगल पोल वाला पार्ट पड़ा था उसका कोई प्रैक्टिकल महत्व नहीं है। बस ये मैग्नेटिक डायपोल का ही प्रैक्टिकल महत्व है। इसलिए अपने एग्जाम में परमानेंट मैग्नेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैग्नेटिक डायपोल वाले पार्ट से ही पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने किसी इलेक्ट्रिकल डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वैसे ही यहाँ हम किसी छोटे से परमानेंट मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ सकते हैं। सेम वही का वही रिजल्ट होंगे। चलो पहले किसी छोटे से इलेक्ट्रिकल डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था उसके रिजल्ट देख लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि कोई बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिकल डायपोल है, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू का जोड़ा है जिसका डायपोल मोमेंट पी। चलो सबसे पहले हमको देखना है कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इसकी लाइन में, मतलब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको पता है कि छोटे डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अलोंग होता है। डायपोल मोमेंट आगे की ओर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की ओर, और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है 2 kp upon r क्यूब। अब सेंटर से r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। डायपोल मोमेंट आगे की ओर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की ओर होगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, 2 kp ओपन आर क्यूब की जगह 1 kp ओपन आर क्यूब होता है। और चलो अब हमको देखना है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर बीच में कोई पॉइंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हमने बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हो तो हम डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट करते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही बता रहा हूँ तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर बीच वाले किसी पॉइंट पर देखना हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट होगा, और वो होता है 2 kp cos थीटा ओपन आर क्यूब। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और वो kp sin थीटा ओपन आर क्यूब होता है। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं होगा, रूट ऑफ रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो बीच वाले किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड kp ओपन आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा ये होता है। और यही पढ़ा था कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फा हो, तो tan अल्फा इक्वल टू जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो अपन जिसके साथ एंगल बन रहा है वो। इसको सॉल्व करते थे तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आता था, tan थीटा बाय 2। ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो बस बताओ, जैसे किसी इलेक्ट्रिकल डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, वैसे अब हम किसी परमानेंट मैग्नेट या छोटे से मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट देखते हैं। सेम वही का वही आएंगे, है ना? तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई छोटा सा परमानेंट मैग्नेट है, मतलब नॉर्थ साउथ का कोई जोड़ा है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल है ना। इस बार कोई परमानेंट मैग्नेट है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल है इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, m मान लेते हैं, और ये बहुत छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल है। बस उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो सेम वही रिजल्ट होंगे। चलो सबसे पहले हमको देखना है कि इसकी सेंटर से r डिस्टेंस पर इसकी लाइन में होता है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको होता है कि सॉरी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको होता है कि डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड
डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड भी डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही होगा। और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp/r³ तो मैग्नेटिक फील्ड 2k की जगह km, p की जगह डाइपोल मोमेंट m/r³। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। फिर सेंटर से r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आगे की ओर तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड kp/r³ तो मैग्नेटिक फील्ड k की जगह km, p की जगह मैग्नेटिक मोमेंट m/r³। और चलो तो हमको देखना है कि सेंटर से r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर मतलब किसी बीच वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट, और वो कितना होगा 2k की जगह km, p की जगह m cos θ/r³। उसके बाद दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा kp sin θ/r³ के सिमिलर km, p की जगह m sin θ/r³। बस बीच वाले किसी पॉइंट पे ले तो वहां मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में कहीं होगा। और कितना होगा रूट ऑफ रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, k की जगह km, p की जगह m/r³ √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल लाइन के साथ एंगल अल्फा हो, तो यहाँ भी tan अल्फा इक्वल टू वही tan θ/2 है ना, वही आएगा। और ये भी समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट से भी एंगल देख सकते हैं ना, बताओ। ये एंगल थीटा है तो ये भी सिमिलर एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये अल्फा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का इसके मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एंगल कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर बना सकते हो, इसमें कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों देखो, इलेक्ट्रिकल डाइपोल में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा हो तो उस पर टॉर्क कितना लगता है वो देखा था। वैसे यहाँ देखेंगे कि किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई परमानेंट मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल रखा हो तो उस पर मैग्नेटिक टॉर्क कितना लगेगा वो देखते हैं। तो चलो पहले इलेक्ट्रिकल डाइपोल पर टॉर्क देखते हैं। तो ये मान लेते हैं किसी प्लेस पर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू और प्लस क्यू का जोड़ा रखा है मतलब इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा है। और चलो मान लेते हैं कि जो डाइपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा है। तो हम पढ़ चुके हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस क्यू पर फोर्स F इक्वल टू क्यू जितना आगे की ओर, और माइनस क्यू पर फोर्स F इक्वल टू क्यू जितना पीछे की ओर। तो द प्लस क्यू पर फोर्स जितना आगे की ओर, माइनस क्यू पर उतना ही पीछे की ओर। इसलिए इस बार भी रिजल्टेंट फोर्स तो आंखें बंद करके जीरो होगा, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। ये फोर्स आगे लग रहा है और पीछे लग रहा है, तो इस फोर्सेस के कारण डाइपोल इस डायरेक्शन में घूम जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में घुमाने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क लगेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल थीटा एंगल पे रखा हो तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क कितना होता है, पी साइन थीटा, है ना, जहाँ थीटा एक डाइपोल है, इसके डाइपोल मोमेंट का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल। पढ़ चुके हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखें तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क तो पी साइन थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक डाइपोल की पोटेंशियल जी माइनस पी कॉस थीटा, है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वही डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क पी साइन थीटा, उसकी पोटेंशियल जी माइनस पी कॉस थीटा। और उसके बाद ये पढ़ चुके हैं कि डाइपोल के लिए थीटा इक्वल 0 एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इक्वल 180 एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस वैसे हम देखते हैं कि किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखा हो, मतलब छोटा सा परमानेंट मैग्नेट रखा हो, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा वो देखते हैं।
चलो मान लेते हैं कि इस बार कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है और उसमें कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखा है, मतलब कोई परमानेंट मैग्नेट रखा है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। और चलो डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा है, तो हमको पता है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो नॉर्थ पोल है उस पर फोर्स आगे की ओर लगेगा एम बी और साउथ पोल पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा एम बी। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वो तो रिजल्टेंट फोर्स तो अभी भी जीरो होगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, है ना। हमको पता है कि इस पर फोर्स आगे और इस पर पीछे, तो इस मैग्नेट पर इस डायरेक्शन में घुमाने वाला मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल पर टॉर्क p sin थीटा, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मैग्नेटिक डाइपोल पर टॉर्क p sin थीटा के सिमिलर mb sin थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बोल सकते हैं। और वापस याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ये जो टॉर्क है वो फोर्स कपल के कारण क्रिएट हो रहा है। इससे हर वर्टिकल एक्सिस के बाद टॉर्क उतना ही रहेगा, मतलब मैग्नेट को मिडिल पॉइंट पर हिंज कर दें तब भी टॉर्क उतना ही लगेगा, इसको इधर हिंज कर दें तब भी टॉर्क उतना ही लगेगा, और सिरे पर हिंज कर दें तब भी टॉर्क उतना ही लगेगा। तो टॉर्क फोर्स कपल के कारण क्रिएट होता है, इससे हर एक्सिस के अबाउट उतना ही होता है, इससे किस एक्सिस के अबाउट वो डिफाइन नहीं होता है। ऐसे इसकी पोटेंशियल है जी, बस इलेक्ट्रिकल डाइपोल की पोटेंशियल जी माइनस पी कॉस थीटा। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल जी माइनस एम बी कॉस थीटा, जिसको माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोल सकते हैं। तो है ना, डायरेक्ट याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल पर टॉर्क पी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक डाइपोल पर एम बी साइन थीटा। और इलेक्ट्रिकल डाइपोल की पोटेंशियल जी माइनस पी कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल जी माइनस एम बी कॉस थीटा। और वैसे हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल के सिमिलर मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी थीटा इक्वल 0 एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और थीटा इक्वल 180 एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब ये भी देख सकते हैं कि इस मैग्नेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ये घूम करके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इससे ऑस्किलेट करेगा। और स्मार्ट पर्सन हो तो बिना कैलकुलेशन के बिना कैलकुलेशन के लॉजिकली सोच सकता है कि बहुत स्मॉल डिस्प्लेस करें तब इसका मोशन ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। लेकिन चलो एक बार इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। बच्चों इस बार हमको दे रखा है कि कोई परमानेंट मैग्नेट है जो कि एक बहुत पतली सी रॉड की फॉर्म में है। इसका मास m, लेंथ l और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमको कैपिटल M दे रखा है। और चलो इस परमानेंट मैग्नेट को हमने किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है। और चलो हमको दे रखा है कि इस बार मैग्नेट को बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर हिंज कर दिया है, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। बस इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये लगभग सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और उसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है। तो उसको उसी घिसी-पिटी तरीके से ही करेंगे ना, स्टार्ट करते हैं। वही इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, फिर डिस्प्लेस करेंगे, फिर डिस्प्लेस पोजीशन में नेट टॉर्क निकालेंगे और फिर नेट टॉर्क को माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम तो हमको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होगी, थीटा इक्वल टू 0, मतलब जब ये मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो तो वही उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। फिर इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल डिस्प्लेस करना है, तो चलो ऐसा करते हैं कि इस मैग्नेट को, सॉरी ये डायग्राम बिगड़ गया। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि इस मैग्नेट को इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल ऊपर की ओर डिस्प्लेस करते हैं। फिर डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट टॉर्क देखना है, तो देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ पोल पर फोर्स आगे की ओर लगेगा, साउथ पोल पर पीछे की ओर लगेगा। तो इसके कारण ऐसे घुमाने वाला मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगा। और हमको डायरेक्ट पता है कि डिस्प्लेस पोजीशन में मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा, सिंपली एम बी साइन थीटा। अब इस टॉर्क को थीटा के प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तब तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, तो तब तो मैग्नेटिक टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के केस में इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, कठिन हार्मोनिक होगा। लेकिन देखो इस बार हमको दे रखा है कि इसको बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, मतलब जो डिस्प्लेस
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बहुत स्मॉल है, और लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल सकते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, वो भी बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, थीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो बताओ डिस्प्लेस पोजीशन में रिजल्टेंट टॉर्क अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, mb इंटू थीटा, है ना, मतलब रिजल्टेंट टॉर्क अप्रोक्सीमेटली थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। अब साइन एडजस्ट करते हैं, तुमको बताओ कि इसको डिस्प्लेस ऊपर की ओर किया था और टॉर्क नीचे की ओर लग रहा है, तो डिस्प्लेस पोजीशन में जो टॉर्क है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के अपोजिट है, अपोजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगाएंगे। तो बस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में रिजल्टेंट टॉर्क अप्रोक्सीमेटली थीटा के प्रोपोर्शनल भी आ गया और अपोजिंग भी आ गया, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में इसका मोशन ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। टाइम पीरियड निकालना है तो उसके लिए इसको एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन F इक्वल टू माइनस के एक्स, उसके सिमिलर टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा से कंपेयर करेंगे। तो बताओ के का काम कौन करेगा, m इंटू बी तो बस इसके एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट m बाई के, तो 2 पाई रूट m, तो लीनियर मोशन में जो काम मास करता है रोटेशन मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। और बताओ इस मैग्नेट को बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पर माउंट कर दिया है, तो इसमें आई इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओपन के, तो 2 पाई रूट आई, तो आई रॉड का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पता है ये मैग्नेट पतली सी रॉड की फॉर्म में है, तो उसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² बाई 12 ओपन के का काम m इंटू बी करेगा। तो इसका टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया तो इसके भाई बहन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो सब निकाल सकते हैं। बताओ फ्रीक्वेंसी पूछे तो कितना होगा, 1/t, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो उसके लिए टाइम पीरियड को खोल करके 2 पाई बाय ओमेगा n लिख सकते हैं तो इससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ जाएगी, है ना। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा n अपने पास कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ के की जगह तो एम बी अपन आई सेंटर मास की जगह ml² बाई 12, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो कई बार पूछता है कि इस मैग्नेट को थीटा नॉट जितना स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो जब ये अपनी मीन पोजीशन से है ना, जब मैग्नेट अपनी मीन पोजीशन से पास होगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो कितनी होगी वो पूछता है। बस बताओ स्मॉल, है ना, बताओ थीटा नॉट जितना स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो बता इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी है। बस जब मीन पोजीशन से पास होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और बताओ चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसने मीन पोजीशन पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, ओमेगा एन इंटू ए की जगह एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट, तो ओमेगा एन तो रूट एम बी ओपन ml² बाई 12, और एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट, इससे इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। देखो जो अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू इसकी लेंथ l, लेकिन एक और राज की बात ध्यान रखना कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो एक तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ मतलब इसके सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है, लेकिन साथ में ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो तुम खुद सोच के बताओ कि किसी मैग्नेट को ऐसे काटे तब तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना के उतना ही रहेगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। लेकिन किसी मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनल काटे, मतलब ऐसा काटे, तो बताओ मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनली पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी, है ना। तो देखो कई बार मैग्नेट को काटने के क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेना। तो देखो हमको दे रखा है कि कोई परमानेंट मैग्नेट है, कहने की जरूरत नहीं कि नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, और इस मैग्नेट की लेंथ एल मान लेते हैं। ये तो हमको बताया कि अभी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ एम इंटू लेंथ एल ऐसा होगा। तो देखो अब इस बार ऐसा कर रहे हैं कि मैग्नेट को बिल्कुल बीच में से ऐसे काट रहे हैं, मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में कट कर रहे हैं,
तो ये एक मैग्नेट 2 मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये टुकड़ा है वो भी नॉर्थ साउथ के एक नया मैग्नेट के टाइप से काम करेगा, और ये टुकड़ा भी नॉर्थ साउथ के एक मैग्नेट के टाइप से काम करेगा। बस पूछा है कि मैग्नेट को बिल्कुल बीच में से ट्रांसवर्स कट कर दे तो पहले के कंपैरिजन में अब किसी भी टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है। ठीक है ना? तो हमको बताया कि बताओ इस बार मैग्नेट को हमने ऐसे कट किया है, मतलब ट्रांसवर्स कट किया है, ऐसे कट करेंगे, है ना? तो हमको बताया कि मैग्नेट को ऐसे कट करेंगे तो इसकी लेंथ तो आधी हो जाएगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया वही का वही रहेगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ उतनी की उतनी रहेगी। तो इनिशियली जो बड़ा वाला मैग्नेट था उसके कंपैरिजन में हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है ना। तो हमको पता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ एल। तो बताओ जो इनिशियल मैग्नेट था उसके कंपैरिजन में हर एक टुकड़े का क्रॉस सेक्शन एरिया वही है, मतलब पोल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन ऐसा काटा है तो मैग्नेट की लेंथ आधी हो जाएगी, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा, है ना? चलो अगला केस देते हैं, उसको देख लेना। तो देखो अगले केस में हमने क्या किया है कि वही नॉर्थ साउथ का मैग्नेट था, जिसपे नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, साउथ की माइनस एम, लेंथ एल। वही मैग्नेट था, ठीक है? तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू एल होगा। अब इस बार हम ऐसा कर रहे हैं कि मैग्नेट को ऐसे काट रहे हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनली काट रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो ऐसे 2 टुकड़े बन जाएँगे ना। तो मेन मैग्नेट के कंपैरिजन में इस हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स होगा वो देखना है। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ इस बार मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनली मतलब ऐसे काटा है, ऐसे काटेंगे तो मैग्नेट की लेंथ तो सेम रहेगी, है ना? मैग्नेट की लेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन बताओ ऐसे काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी, मतलब जो मेन मैग्नेट था उसकी पोल स्ट्रेंथ एम थी, तो हर एक टुकड़े की पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, m/2। बस जो इनिशियल मैग्नेट था उसके कंपैरिजन में हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ एल। ऐसे काटा है तो लेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन बताओ ऐसे काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। लेंथ सेम लेकिन पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा, मतलब जो मेन मैग्नेट था उसकी पोल स्ट्रेंथ एम, तो हर एक टुकड़े की मैग्नेटिक मोमेंट आधा होगा, मतलब m/2 और m/2 ऐसा होगा। अब चलो बच्चों इसी कंसेप्ट पर बेस एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? तो ये हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है, और उसमें बहुत पतली सी रॉड के टाइप से कोई बार मैग्नेट है, जिसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा-सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड हमको t दे रखा है। अब अगले केस में क्या किया है कि इस मैग्नेट को बिल्कुल बीच में से ऐसा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कट कर दिया है ना? 2 टुकड़ों में बाँट दिया, और उसके एक टुकड़े को उसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, और इसको स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो अब इसके एसएचएम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पतला सा बार मैग्नेट रखा हुआ है ना? थोड़ा-सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है। तो वो फ़ॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही पहले इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोज़ीशन, तो जब मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा वही स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल डिस्प्लेस करते हैं, पता है कि डिस्प्लेस करने पर नॉर्थ पोल पर फोर्स आगे की ओर, साउथ पोल पर पीछे की ओर, तो इस डायरेक्शन में घुमाने वाला मैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट होगा, और डिस्प्लेस पोजीशन में मैग्नेटिक टॉर्क mb sin थीटा। फिर बहुत स्मॉल डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो डिस्प्लेस पोजीशन में नेट टॉर्क अप्रोक्सीमेटली mb इंटू थीटा। डिस्प्लेस ऊपर की ओर किया और टॉर्क नीचे लग रहा है, तो डिस्प्लेस पोजीशन में जो टॉर्क है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल भी होगा, अपोजिंग भी होगा, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में इसका मोशन
ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसको एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन F इक्वल टू माइनस के एक्स के सिमिलर टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा से कंपेयर करेंगे तो के का काम कौन करेगा? md। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? सिंपली 2 पाई रूट m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपन k की जगह md। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो इसमें I इस बार मैग्नेट है पतली सी रॉड का, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12, ये इसका टाइम पीरियड होगा। अगले केस में देखना, तो हमने क्या किया है कि जो मैग्नेट था उसको बिल्कुल बीच में से ट्रांसफर डायरेक्शन में कट कर दिया है। तो कट करेंगे तो ये दो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इस बार हम क्या करें कि इसका एक टुकड़ा ले रहे हैं और उस टुकड़े को भी उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है ना। तो इसके भी टाइम पीरियड के लिए 2 पाई रूट आई ओपन एम बी वही फॉर्मूला वैलिड होगा। बस हमको ये देखना है कि मेन मैग्नेट के कंपैरिजन में इस टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना टाइम्स होगा। चलो सबसे पहले देखना है कि मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स होगा वो देखना है। तो हमको होता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ एल। तो बताओ ट्रांसवर्स कट किया है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना की उतना ही रहेगा, मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन बीच में से कट कर दिया है तो इसकी लेंथ आधी हो जाएगी, और लेंथ आधी हो जाएगी तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट आधा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है। तो हमको होता है कि पतली सी रॉड की फॉर्म में है, तो अभी देख चुके हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12। अब तुम बताओ कि 12 तो बेचारा कांस्टेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ml स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। अब तुम बताओ कि मेन मैग्नेट के कंपैरिजन में इस टुकड़े का मास भी आधा है, और मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े की लेंथ भी आधी है, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? आधे का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो बताओ मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े का मास आधा, एल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 1/2 का क्यूब, मतलब 1/8 टाइम्स। बस अब टाइम पीरियड कितना टाइम्स होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि चाहे वो मेन मैग्नेट हो या इसका टुकड़ा हो, इस टुकड़े की भी ऑस्किलेशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो 2 पाई रूट आई ओपन एम बी रहेगा। अब तुम बताओ कि 2 पाई बेचारा कांस्टेंट है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल सेम रखा है, तो इस बार टाइम पीरियड रूट आई बाय एम इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो बस मुझे जुबानी बताओ कि मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 टाइम्स है, और मेन मैग्नेट के कंपैरिजन टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट आधा है। तो तुम बताओ ये टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 1/8 टाइम, और मैग्नेटिक मोमेंट 1/2 टाइम्स। तो बताओ इसका जो टाइम है ना, इसके ऑस्किलेशन का जो टाइम पीरियड है वो रूट ऑफ 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो रूट 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 टाइम। तो ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड 1/2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड टी था तो इसका कितना हो जाएगा? T/2। तो इस टाइप के चिरकुट क्वेश्चन है तुम इजीली कर सकते हो। चलो बच्चों इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले कभी मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया था, और इसी टाइप की चीजें आजकल जेई मेंस में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस बार हमको दे रखा है कि कोई बार मैग्नेट है जो पतली सी रॉड की फॉर्म में है, और अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है। और बाहुबली ऐसा कोई ताकतवर इंसान है, उसने क्या किया है कि इस बार मैग्नेट को ऐसे सर्कुलर शेप में मोड़ दिया है ना। ऐसा मोड़ा है ताकि ये सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसको थीटा एंगल सबटेंड करने वाली सर्कुलर आर की शेप में मोड़ दिया है। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा वो देखना कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि पहले तो ये जो बार मैग्नेट था वो बिल्कुल सीधा था, तो शुरू में तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? होल स्ट्रेंथ m इंटू इसकी लेंथ l, और शुरू में जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसको m1 बोल रखा है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगले केस में देखना,
तो अगले केस में किसी ने क्या किया है कि बार मैग्नेट को ऐसे सर्कुलर आर की शेप में मोड़ दिया है, जिसका एंगल सबटेंडेड थीटा है और उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दे रखा, चलो आर मान लेते हैं, है ना। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है, तो पहले इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा वो देखना होगा। बस तुम बताओ कि इसी मैग्नेट को ऐसे सर्कुलर शेप में मोड़ दिया है, ड्यूरिंग इसकी लेंथ तो कंजर्व रहेगी ना, कोई खींचा थोड़ी, जस्ट मोड़ा ही है। ड्यूरिंग इसकी लेंथ कंजर्व रहेगी, मतलब इस मैग्नेट की लेंथ जितनी शुरू में होगी उतनी बाद में होगी। तो शुरू में तो इसकी लेंथ कितनी थी, एल, और बाद में इसकी लेंथ, तो बाद में इसको सर्कुलर आर्क की फॉर्म में मोड़ रखा है, तो बाद में इसकी लेंथ कितनी होगी, आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, मतलब आर इंटू थीटा, जहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि थीटा रेडियन में रखना होगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, एल बाय थीटा। मतलब हम बोल सकते हैं कि बाद में इसको सर्कुलर शेप में मोड़ दिया है, तो इसके सर्कुलर शेप की रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर एल बाय थीटा इतनी होगी। बस अब हमको देखना है कि ये जो मुड़ा हुआ मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है। फिर तुमको बताओ कि टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो भी मुड़ा हुआ मैग्नेट है उसको ऐसे छोटे टुकड़ों में, तो छोटे छोटे एलिमेंट में बांट देते हैं, और हमको पता है कि हर एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया उतना के उतना ही रहेगा। जितने भी टुकड़े हैं वो भी छोटे छोटे मैग्नेट के टाइप से काम करेंगे, और ऐसे बांटा हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया वही रहेगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ उतनी की उतनी रहेगी। पहले एम थी तो हर एक टुकड़े की भी पोल स्ट्रेंथ एम ही होगी, लेकिन लेंथ बहुत कम होगी, है ना। चलो इसकी लेंथ L1, इसकी L2, इसकी L3 ये मान लेते हैं। तुम बताओ कि वही ये जो टेढ़ा मेढ़ा मैग्नेट है उसको छोटे छोटे एलिमेंट बांटते हैं ना, तो तुम बताओ कि इस एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की ओर ऐसा होगा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू L1 वेक्टर। जैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होगा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी पोल स्ट्रेंथ इंटू L2 वेक्टर, इसका पोल स्ट्रेंथ इंटू L3 वेक्टर, इसका L4 वेक्टर। इस टाइप से सबके मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, है ना। सबके मैग्नेटिक मोमेंट इस टाइप के होंगे। बस आराम से बताओ कि पहले एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू L1 वेक्टर, दूसरे का m इंटू L2 वेक्टर, तीसरे का m इंटू L3 वेक्टर। और हमको होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर होता है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, सिंपली इन सबका वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं मैं, जगह से यहाँ लिख देता हूँ कि सेकेंड केस में इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इन सबका वेक्टर एडिशन। तो था पहले का मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू L1 वेक्टर, दूसरे का m इंटू L2 वेक्टर, तीसरे का m इंटू L3 वेक्टर। बताओ इन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ m तो कॉमन आ जाएगी, और अंदर क्या आ जाएगा, L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर प्लस L4 वेक्टर, ये सब आएगा, है ना। बस अब हमको L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर इन सब का वेक्टर एडिशन करना है। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि पहले मैग्नेट की लेंथ L1 वेक्टर ऐसा होगा, L2 वेक्टर ऐसा, L3 वेक्टर ऐसा। तो बताओ इन सब का वेक्टर एडिशन क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने वाला सीधा वेक्टर। पढ़ा होगा ना, डेल्टा के इस बार हमको इनका स्केलर नहीं वेक्टर एडिशन करना है। तो पहले का एल वेक्टर ऐसा होगा, दूसरे का एल वेक्टर ऐसा, तीसरे का एल वेक्टर ऐसा, और सबका वेक्टर एडिशन क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने वाला सीधा वेक्टर, मतलब मैग्नेट के दोनों सिरों को मिलाने वाला सीधा वेक्टर। और मैग्नेट के दोनों सिरों को मिलाने वाला जो सीधा वेक्टर है उसको हम एल इक्विवेलेंट वेक्टर बोल लेते हैं। बस L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर इन सब का एडिशन क्या होगा, सिरों को मिलाने वाले सीधा वेक्टर एल इक्विवेलेंट वेक्टर। बस इससे हम बोल सकते हैं कि टेढ़े मेढ़े मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m इंटू एल इक्विवेलेंट वेक्टर, जहाँ एल इक्विवेलेंट दोनों सिरों के बीच सीधी डिस्टेंस। ये तो देखो ध्यान रखना कि अब मूर्खों टाइप से इतना एनालिसिस करने का टाइम नहीं है ना, अब डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मैग्नेट हो, है ना वही, सॉरी, ध्यान रखना कि अब पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखना, है ना, डायरेक्ट याद रखना। कभी कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मैग्नेट हो या कोई ऐसा कर्व्ड मैग्नेट हो, तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू एल इक्विवेलेंट वेक्टर।
जहाँ एल इक्विवेलेंट क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाने वाला सीधा वेक्टर। तो टेढ़ा मेढ़ा मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू एल इक्विवेलेंट, जहाँ एल इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस। बस। अब अगर हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस टेढ़े मेढ़े मैग्नेट का भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, सिंपली m इंटू एल इक्विवेलेंट, जहाँ एल इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस। और ये तो हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपली सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। बताओ टोटल एंगल सबटेंडेड थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2, और ये भी थीटा बाय 2। बस आराम से बताओ कि ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें एंगल थीटा बाय 2 है, हाइपोटेनस आर है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बाय 2। ये आर साइन थीटा बाय 2 तो सिमेट्रिकली ये भी आर साइन थीटा बाय 2 होगा। तो बताओ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सीधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 आर साइन थीटा बाय 2। तो बोल सकते हैं कि इसमें एल इक्वलेंट क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस तो वो कितनी हो जाएगी, 2 आर साइन थीटा बाय 2 इतनी हो। बस इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा, m इंटू एल इक्वलेंट 2 आर साइन थीटा बाय 2। और इसमें r को l की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, l बाय थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, ml तो हो गई, और साथ में क्या आएगा अपने पास, 2 साइन थीटा बाय 2, पेन ढंग से चल नहीं रहा है, अपन थीटा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, ml 2 साइन थीटा बाय 2 अपन थीटा। और इसमें बताओ ml को क्या बोल सकते हैं, इस सीधे मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m1, तो m2 इक्वल m1 इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 अपन थीटा, ये हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि कभी भी कोई टेढ़ा मेढ़ा मैग्नेट हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू एल की जगह एल इक्वलेंट, जहाँ एल इक्वलेंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस। तभी परमानेंट मैग्नेट में कहीं से भी क्वेश्चन आ गए तुम इजीली कर सकते हो।